क्या हम वाकई समय में पीछे जा सकते हैं? ये सवाल सदियों से इंसानी दिमाग को झंझोड़ता रहा है। कभी कहानियों में, कभी फिल्मों में हमने देखा है कि कोई हीरो एक मशीन में बैठता है और पलक झपकते ही अतीत मस्तकबिल में पहुंच जाता है। कितना आसान लगता है, कितना रोमांचक। पर क्या सच्चाई भी इतनी ही आसान है, या फिर ये सिर्फ एक ख्वाब है, एक ऐसी कल्पना जिसे हम सच मानने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम इसी रात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम साइंस की रोशनी में कल्पना के अंधेरों को चीरते हुए उस सच्चाई तक पहुंचना चाहेंगे जो वक्त की गहराइयों में कहीं छुपी हुई है। ये सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होगा। जरा सोचिए, एक अंधेरी रात है, आसमान में सितारे टिमटिमा रहे हैं और एक पुराने कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही है। धीमी, गंभीर आवाज में खुद से पूछता है, क्या मैं उस पल में वापस लौट सकता हूं? क्या मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूं? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये एक उम्मीद है, एक चाहत है और एक चुनौती भी है। यह चुनौती है उस फिजा के नियम के खिलाफ जो कहता है कि वक्त सिर्फ आगे बढ़ता है। आइए मेरे साथ इस रहस्यमयी सफर पर चलिए और जानने की कोशिश करते हैं कि वक्त का ये खेल आखिर है क्या। हम यहाँ कोई भारी भरकम साइंटिफिक लेक्चर नहीं देंगे। सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में हम साइंस के उन बुनियादी उसूलों को समझेंगे जिन्होंने टाइम ट्रैवल की सोच को एक नया आयाम दिया। हम आइंस्टाइन के दिमाग में झांकेंगे, वर्म होल्स की सुरंगों से गुजरेंगे और ब्लैक होल्स के किनारे खड़े होकर वक्त को मुड़ते हुए महसूस करेंगे। क्या वक्त एक सीधी लकीर है जिस पर हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, या ये एक समंदर की तरह है जिसकी लहरों पर सवार होकर हम कहीं भी जा सकते हैं? इन सवालों के जवाब ही हमें उस मंजिल तक ले जाएंगे जिसे हम सच्चाई कहते हैं। इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना है। हम कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल सवाल भी उठाएंगे जो आपके जहन में एक तूफान ला सकते हैं। टाइम ट्रैवल को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर वक्त है क्या। रोजमर्रा की जिंदगी में वक्त हमारे लिए बड़ा सिंपल है। घड़ी की सुई आगे बढ़ती है, कैलेंडर पर तारीखें बदलती हैं। 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, ये तो बस वक्त को नापने के पैमाने हैं, जैसे हम कपड़े को मीटर से नापते हैं। लेकिन क्या वक्त सिर्फ इतना ही है? साइंस की दुनिया में वक्त की परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। वहां वक्त एक अलग चीज नहीं है, वो स्पेस यानी अंतरिक्ष के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे धागे आपस में गुथकर एक कपड़ा बनाते हैं। इसी जुड़े हुए ढांचे को वैज्ञानिक स्पेस टाइम कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक बहुत बड़ा लचीला पंजाल है जो पूरी कायनात में फैला हुआ है। हर ग्रह, हर गैलेक्सी इसी जाल पर रखी हुई है। हम सब, यहां तक कि आप और मैं, इसी जाल का हिस्सा हैं। ये जाल बिल्कुल शांत नहीं है। भारी चीजें जैसे कि हमारा सूरज या धरती इस जाल में एक खिंचाव पैदा करती हैं, एक गड्ढा बनाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक ट्रैम्पोलिन पर एक भारी बॉल रखने से उसके आसपास का कपड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है। ये झुकाव ही है जिसे हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस करते हैं। तो इस स्पेस टाइम के जाल का समय से क्या लेना देना है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इस अजीब जाल में वक्त स्पेस का चौथा डायमेंशन है। इसका मतलब है कि जब ग्रेविटी इस जाल को मोड़ती है तो वो सिर्फ स्पेस को नहीं मोड़ती, बल्कि वक्त को भी मोड़ती है। वहां वक्त धीमा हो जाता है। ये सोच ही अपने आप में हैरान करने वाली है। इसके मतलब ये हुआ कि वक्त कोई कांस्टेंट चीज नहीं है जो हर जगह, हर किसी के लिए एक जैसी रफ्तार से चले। वक्त की रफ्तार बदल सकती है, वो तेज हो सकती है, वो धीमी हो सकती है। और यही वो बुनियादी ख्याल है, यही वो पहली किरण है जो टाइम ट्रैवल के अंधेरे कमरे में रोशनी लाती है। अगर वक्त की रफ्तार को बदला जा सकता है, अगर उसे धीमा या तेज किया जा सकता है, तो क्या उसे रोका नहीं जा सकता? क्या उसे उल्टा नहीं चलाया जा सकता? ये सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं रह गए थे, ये सवाल अब साइंस के दायरे में आ चुके थे। स्पेस टाइम का ये कॉन्सेप्ट ही वो दरवाजा है जिसे खोलकर हम टाइम ट्रैवल की संभावनाओं के महल में दाखिल हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वक्त सिर्फ एक नदी नहीं है जो एक ही दिशा में बहती है, बल्कि एक जाल है जिसे मोड़ा जा सकता है, खींचा जा सकता है और शायद पार भी किया जा सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ने जब स्पेस टाइम के जाल को मोड़ने की बात की तो
तो उसने एक और हैरतअंगेज संभावना को जन्म दिया, वर्म होल्स। वर्म होल क्या है? आसान भाषा में समझें तो आप एक कागज लीजिए, उस पर दो बिंदु बनाइए जो एक दूसरे से काफी दूर हों। एक बिंदु से दूसरे तक जाने का सबसे सीधा रास्ता है एक लकीर खींचकर उस पर चलना, लेकिन एक शॉर्टकट भी है। आप कागज को मोड़कर दोनों बिंदुओं को एक दूसरे के ऊपर ले आइए और एक पेंसिल से उसमें छेद कर दीजिए। अब आपने एक सुरंग बना दी है जो उन दो दूर के बिंदुओं को पल भर में जोड़ देती है। वर्म होल ऐसी ही एक काल्पनिक सुरंग है स्पेस टाइम के जाल में। ये सुरंगें, जिन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है, अस्तित्व में हो सकती हैं। थियोरेटिकली ये स्पेस के दो बहुत दूर के हिस्सों को जोड़ सकती है। मान लीजिए आपको एक ऐसी गैलेक्सी में जाना है जो हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर है। रोशनी की रफ्तार से भी वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई वर्म होल हमारी गैलेक्सी को उस गैलेक्सी से जोड़ता हो तो हम उस सुरंग से गुजरकर शायद कुछ ही घंटों या दिनों में वहां पहुंच सकते हैं। ये स्पेस में एक अल्टीमेट शॉर्टकट होगा। लेकिन इसका टाइम ट्रैवल से क्या संबंध है? यहां पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह वर्म होल स्पेस के दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, उसी तरह वो वक्त के दो अलग अलग पॉइंट्स को भी जोड़ सकते हैं। 2025 में खुल सकता है और दूसरा मुंह 100 साल पीछे 1925 में खुल सकता है। अगर कोई इस सुरंग से गुजर जाए तो वो अस्तित्व में टाइम ट्रैवल कर लेगा, वो अपने अतीत में पहुंच जाएगा। ये ख्याल ही इतना रोमांचक है कि इसने साई-फाई लेखकों और फिल्म मेकर्स को हमेशा से आकर्षित किया है। लेकिन इस सपने के सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि अब तक हमने एक भी वर्म होल देखा या खोजा नहीं है। वो सिर्फ मैथमेटिकल थ्योरीज में मौजूद हैं। दूसरी समस्या ये है कि अगर वो हैं भी तो वो बेहद अनस्टेबल होंगे। वो बनते ही तुरंत बंद हो जाएंगे। इटी वर्म होल्स के अलावा एक और चीज है जो टाइम ट्रैवल के जिक्र में बार बार आती है, ब्लैक होल्स। बस ब्लैक होल्स कायनात के सबसे रहस्यमयी और ताकतवर ऑब्जेक्ट्स हैं। ये तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के अंत में खुद के ही बोझ तले सिकुड़ जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि इसके चंगुल से कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। इसलिए ये काले दिखते हैं। ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम का जाल बेहद मुड़ जाता है, एक गहरे ना खत्म होने वाले कुएं की तरह। और जैसा कि हमने जाना, जहां ग्रेविटी ज्यादा वहां वक्त धीमा। ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, वक्त लगभग रुक जाता है, जबकि उस शख्स के लिए वक्त नॉर्मल ही चल रहा होगा। फिल्म इंटरस्टेलर ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से दिखाया था। जब क्रू के कुछ लोग एक ब्लैक होल के नजदीक एक ग्रह पर उतरते हैं तो उनके लिए सिर्फ कुछ घंटे बीतते हैं, लेकिन उनके साथी के लिए जो स्पेस स्टेशन में इंतजार कर रहा होता है 23 साल गुजर जाते हैं। ये टाइम डायलेशन का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो क्या ब्लैक होल्स टाइम ट्रैवल का रास्ता हो सकते हैं? कुछ थ्योरीज कहती हैं शायद। एक थ्योरी है कि ब्लैक होल के आखिरी छोर पर, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, स्पेस टाइम इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि वो शायद कहीं और या किसी और वक्त में एक व्हाइट होल के रूप में खुलता हो। व्हाइट होल ब्लैक होल का ठीक उल्टा होगा, जहां से चीजें सिर्फ बाहर निकल सकती हैं, अंदर नहीं जा सकती। तो क्या एक ब्लैक होल में गिरकर किसी दूसरे वक्त में निकला जा सकता है? ये एक दिलचस्प ख्याल है, लेकिन इसके साथ भी बड़ी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ब्लैक होल के अंदर बच पाना लगभग नामुमकिन है। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी चीज को, चाहे वो इंसान हो या स्पेसशिप, एक स्पगेटी के धागे की तरह खींचकर लंबा कर देगा और उसके परखच्चे उड़ा देगा। इस प्रोसेस को स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। साइंस की जटिल थ्योरीज को आम आदमी तक पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जरिया अक्सर सिनेमा होता है। टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय है जिस पर अनगिनत फिल्में बनी हैं और हर फिल्म ने इस कॉन्सेप्ट को एक नए अंदाज में पेश किया है। ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें सोचने और सवाल पूछने के लिए उकसाती है। ये दिखाती हैं कि अगर टाइम ट्रैवल सच हो जाए तो उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये कल्पना को पंख देती है जिसे साइंस अभी जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है।
फिल्म बैक टू द फ्यूचर को ले लीजिए। इसने टाइम ट्रैवल को एक रोमांचक और मजेदार एडवेंचर के रूप में दिखाया। डिलोरियन गाड़ी से बनी टाइम मशीन अतीत में जाकर अपने मां बाप से मिलना, अनजाने में इतिहास को बदल देना और एक पूरी पीढ़ी टाइम ट्रैवल के सपने देखने लगी। फिल्म का फोकस टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी रिश्तों पर था और दिखाया कि छोटे फैसले बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये फिल्म हमें पैराडॉक्सेस यानी विरोधाभासों से रूबरू कराती है। इंटरस्टेलर ने साइंस को गंभीरता से लिया। इसने आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी और ब्लैक होल्स को कहानी का आधार बनाया, दिखाया कि टाइम ट्रैवल जादू नहीं बल्कि फिजिक्स के कठोर नियमों का नतीजा हो सकता है। वक्त सच में रिलेटिव है और इंसानी जज्बात जैसे प्यार, स्पेस और टाइम की हदों को पार कर सकते हैं। ये फिल्म ने टाइम ट्रैवल को इंसानियत के भविष्य से जुड़ा हुआ दिखाया। हाल ही में टेनेट ने दिमाग घुमा दिया। टेनेट ने एक नया कॉन्सेप्ट रखा, इन्वर्जन, जहां चीजें और लोग वक्त में पीछे चलते हैं। यहां टाइम ट्रैवल सफर नहीं बल्कि वक्त के बहाव को उलट देना है। ये फिल्में दिखाती हैं कि टाइम ट्रैवल पर अलग अलग तरीकों से सोचा जा सकता है। ये हमें कल्पना के उन दायरे में ले जाती हैं जहां साइंस अभी नहीं पहुंचा। ये अफसाने हैं, लेकिन इन्हीं अफसानों में हकीकत के बीज छुपे हो सकते हैं। ये हमें उस भविष्य के लिए तैयार करती है जहां शायद ये अफसाने हकीकत बन जाए। ये टाइम ट्रैवल से जुड़ा सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे खतरनाक सवाल है। मान लीजिए किसी तरह हमने एक टाइम मशीन बना ली और हम अतीत में पहुंच गए। क्या हम वहां जाकर इतिहास को बदल सकते हैं? क्या हम किसी जंग को रोक सकते हैं? क्या हम किसी हादसे को टाल सकते हैं? इस सवाल पर वैज्ञानिक और फिलोसोफर सदियों से बहस करते आए हैं और इसके जवाब में कुछ दिलचस्प थ्योरीज सामने आई हैं। ये थ्योरीज बताती हैं कि अतीत के साथ छेड़छाड़ करना उतना आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी से उनकी यंग एज में मिलते हैं और गलती से कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाए, तो क्या होगा? अगर आपके दादाजी की मौत हो गई तो आपके पिता का जन्म नहीं होगा, और अगर आपके पिता का जन्म नहीं हुआ तो आपका जन्म भी नहीं होगा। तो फिर कौन अतीत में अपने दादाजी को मारता है? ये पैराडॉक्स एक गुत्थी है जिसका कोई सिरा नहीं मिलता। मल्टीवर्स थ्योरी। आप अपने इतिहास को नहीं बदलते, आप एक नई टाइमलाइन बना देते हैं। नई दुनिया आपके बदलाव के साथ आगे चलेगी, लेकिन जहां से आप आए थे वैसा ही रहेगा। इस तरह आप अपने वजूद को खतरे में नहीं डालते। हर फैसला एक नई शाखा। तीसरा विचार, वक्त का बहाव आत्मसंगत है। इसका मतलब इतिहास बदला नहीं जा सकता। जो आप करने जाते हैं वो पहले से था। अगर आप किसी को बचाने जाते हैं, हो सकता है आपकी वहां आने से ही वो हादसा हुआ हो। इस थ्योरी के अनुसार आजाद इरादा एक भ्रम है। हमारे कार्य स्पेस टाइम के जाल में गूंथे हैं। किस्मत। तो भले ही हम टाइम ट्रैवल कर लें, हम सिर्फ दर्शक रहेंगे, इतिहास के पन्नों को पलट नहीं पाएंगे। आइए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। अब जरा 25 साल आगे चलते हैं। साल है 2050। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान ने सच में एक टाइम मशीन बना ली है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। लेकिन इस खोज के बाद क्या होगा? हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारी सोच, सब कुछ कैसे बदलेगा? ये कल्पना जितनी रोमांचक है उतनी ही डरावनी भी। इसके परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसका असर ज्ञान और इतिहास पर पड़ेगा। हम अतीत में जाकर अपनी आंखों से इतिहास को देख पाएंगे। हम जान पाएंगे कि पिरामिड कैसे बने, डायनासोर सच में कैसे दिखते थे, या आजादी की लड़ाई में सच में क्या क्या हुआ था। इतिहास की किताबों में लिखी हर बात को वेरीफाई किया जा सकेगा। कई राज खुलेंगे, कई झूठ बेनकाब होंगे। ये ज्ञान का एक ऐसा विस्फोट होगा जैसा इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम अपने अतीत को बेहतर समझ पाएंगे और शायद उससे सीखकर अपने भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ बहुत गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े होंगे। क्या किसी को अतीत बदलने का अधिकार होना चाहिए? क्या हम हिटलर को रोकने जाएंगे? अगर हमने ऐसा किया तो उसके क्या अंजाम होंगे? हो सकता है उससे भी बुरा कुछ हो जाए। इस ताकत का इस्तेमाल कौन करेगा? सरकार, अमीर लोग या आम आदमी?
इससे समाज में एक नया भेदभाव पैदा हो सकता है। जिनके पास टाइम ट्रैवल की ताकत होगी वो शायद इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करेंगे या अपने दुश्मनों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देंगे। इसके अलावा इसका सामाजिक और तकनीकी असर भी भयानक हो सकता है। भविष्य से आई टेक्नोलॉजी वर्तमान के बैलेंस को बिगाड़ सकती है। लोग शायद काम करना छोड़ दें क्योंकि वो भविष्य में जाकर लॉटरी के नंबर देख सकते हैं। रिश्तों का क्या होगा? क्या लोग अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बार बार अतीत में जाएंगे? इसके पूरा सामाजिक ढांचा ही डगमगा सकता है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे संभालने के लिए इंसान को न सिर्फ तकनीकी रूप से बल्कि नैतिकू और मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होना पड़ेगा। 2050 की टाइम मशीन एक वरदान भी हो सकती है और एक अभिशाप भी। चलिए शुरू करते हैं। हमने आइंस्टाइन की थ्योरी को समझा, वर्म होल्स की सुरंगों में झांका और ब्लैक होल्स की गहराइयों को टटोला। हमने देखा कि साइंस की नजर में वक्त एक लचीला पंजाल है जिसे मोड़ा जा सकता है, जिसकी रफ्तार को बदला जा सकता है। आज के साइंस के हिसाब से फिल्मों जैसा टाइम ट्रैवल अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हमने टाइम डायलेशन के छोटे छोटे प्रभाव जरूर देखे हैं, जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स में। ये इस बात का सबूत है कि आइंस्टाइन सही थे। ये इस बात का सबूत है कि वक्त के राज अब खुलने लगे हैं, भले ही अभी हम शुरुआत में ही क्यों ना हो। लेकिन ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये समाज और नीति शास्त्र का भी है। क्या हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? मैं आपको इन्हीं लफ्जों के साथ छोड़कर जा रहा हूं ताकि आप सोचें।